सीएनजी वेरिएंट के साथ नई अर्टिगा फेसलिफ्ट का रिव्यू भी हम आपके लिए एनबीटी ऑटो पर पहली बार कर रहे हैं, तो इसी वजह से प्री फेसलिफ्ट वर्जन के मुकाबले नई अर्टिगा फेसलिफ्ट में क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं वो हम आपको बता देते हैं। अगर आप इस गाड़ी को ध्यान से देखोगे ना तो ही आपको चीज़ें बदली हुई नजर आएंगी, अदरवाइज आपको पुरानी अर्टिगा जैसी ही ये नजर आएगी। अब बदला हुआ क्या है, अगर आप इसकी ग्रिल पर देखते हो तो यहाँ पर ये जो ग्रिल है ये चेंज कर दी गई है। ज़्यादा स्ट्राइकिंग क्रोम ब्लेड्स अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे हेडलाइट की जो यूनिट है वो आपको सेम पुरानी अर्टिगा जैसी ही देखने को मिल जाती है। हालांकि एक्सेल 6 में अब आपको नई हेडलाइट यूनिट का सेटअप देखने को मिल जाता है और उसमें भी आपको फॉग लैम्प भी चेंज देखने को मिलता है। हालांकि इसमें फॉग लैम्प भी आपको पुरानी अर्टिगा वाला ही देखने को मिल जाता है जो कि हेलोजन यूनिट है। साइड प्रोफाइल में अगर आप आते हो तो वहां पर भी कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ नए सेट ऑफ डुअल टोन एलॉय व्हील्स के अलावा। इसके अलावा रियर प्रोफाइल में आप आते हो तो वहां पर कंपनी ने सिर्फ एक क्रोम की मोटी सी परत शामिल कर दी है, बाकी वहां कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। और कौन सा वेरिएंट है, या सीएनजी वेरिएंट है या पेट्रोल वेरिएंट है, इसके बारे में भी आपको रियर प्रोफाइल से बिल्कुल भी पता नहीं चलता। एक्सटीरियर में इन सभी बदलावों के साथ नई मारुति अर्टिगा फेसलिफ्ट में 2 कलर ऑप्शंस भी नए शामिल कर दिए हैं, यानी कि स्प्लेंडिड सिल्वर और डिग्निटी ब्राउन कलर ऑप्शंस में भी आपको नई अर्टिगा फेसलिफ्ट देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ क्या कुछ बदलाव कंपनी ने किए हैं इस फेसलिफ्ट वर्जन के तौर पर, और साथ ही पेट्रोल सीएनजी में क्या चीजें यानी कि क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। नई मारुति अर्टिगा फेसलिफ्ट के इंटीरियर में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप बदलाव देखेंगे ना तो बदलाव बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको एक्सटीरियर में बदलाव देखने को मिलते हैं ना थोड़े बहुत, अगर ध्यान से देखोगे वैसे ही आपको इंटीरियर में भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बदलाव आपको इस गाड़ी में अपहोल्स्ट्री पर देखने को मिल जाएगा, जो कि लाइट बेज ग्रे कलर की अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है और पहले से ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रही है। साथ ही यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर वुड ट्रिम भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन पहले से ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये ZXi CNG वेरिएंट है, ZXi प्लस वेरिएंट नहीं है, तो इसी वजह से आपको कुछ फीचर्स ना लिमिटेड देखने को मिलते हैं। ZXi प्लस वेरिएंट में आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल जाती है, स्मार्ट प्ले स्टूडियो मिल जाता है और साथ ही रियर पार्किंग व्यू कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी अगर चीज़ों की बात करें, जैसे कि स्टीयरिंग की बात करें तो आपको सेम पुराने मॉडल जैसा ही देखने को मिलता है। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स भी आपको सेम पुराने मॉडल जैसे ही देखने को मिलते हैं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सीएनजी वेरिएंट के तौर पर 2 चीज़ें दी गई हैं, यानी कि 2 फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। एक सीएनजी का अलग देखने को मिलता है और एक पेट्रोल का अलग देखने को मिलता है। और साथ ही जो MID यूनिट है यहाँ पर भी आपको सीएनजी से रिलेटेड जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ZXi प्लस वेरिएंट की, जो कि ये नहीं है, ये ZXi है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ZXi प्लस वेरिएंट यानी कि जो पेट्रोल इंजन के साथ आता है उसमें आपको मैनुअल और साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जा रहा है और उस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के पास पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। CNG वेरिएंट कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही दिया है। इसके अलावा बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको सेम पुराने मॉडल जैसी ही देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर AC वेंट्स के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको सेम पुरानी गाड़ी की तरह ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, USB पोर्ट मिल जाता है और साथ ही यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको कूल्ड कप होल्डर्स देखने को मिल जाता है। यानी अगर आपके पास वाटर बॉटल है छोटी आधी लीटर की या फिर कॉफ़ी कप है तो वो आप यहाँ पर रख के ठंडा कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये भी आपको सेम साइज़ के साथ मिल जाता है। और अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करें तो दरवाज़ों पर भी आप 1-1 लीटर की पानी की बोतल के अलावा थोड़ा बहुत सामान ईजिली रख सकते हैं। अब चलते हैं रियर सीट पर, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी ऑटो डिमिंग IR वेंट नहीं मिलता है, जो कि एक्सेल 6 में दिया जा रहा है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ वैनिटी मिरर मिल जाता है और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर टिकट होल्डर ज़रूर मिल जाता है। टिकट होल्डर बेसिकली काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप टोल टैक्स वगैरह पर जब जाते थे ना तो जो टोल की पर्चियाँ आपको मिलती थी वो बेसिकली आपको यहाँ रखनी होती थी, ये इसलिए काम करता है। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ कैश वगैरह नोट वगैरह भी रख सकते हैं और इस तरीके से छिपा सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाता है, लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप CNG वेरिएंट में देखोगे तो यहाँ पर आपको फ्यूल का ये आपको स्विच बटन भी मिल जाता है, पेट्रोल से CNG में स्विच करने के लिए या CNG से पेट्रोल में स्विच करने के लिए। तो अब आपको इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता, ऑटोमेटिक हेडलैम्प देखने को नहीं मिलता है और साथ ही अगर बात करें तो ऑटो फोल्डेबल ओवरव्यू देखने को नहीं मिलते हैं। चलते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं वहाँ पर
क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अर्टिगा फेसलिफ्ट की अगर हम रियर सीटों पर आते हैं यानी कि सेकंड रो वाली सीटों पर आते हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से आपको फ्रंट वाली सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा था, वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लेग रूम काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। अंडरनीथ थाई सपोर्ट में थोड़ी सी कमी महसूस होती है और हाई रूफ है, तो जाहिर सी बात है अगर 6 फीट से भी ज़्यादा लंबा व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा तो उसके लिए हेड रूम की कोई कमी महसूस नहीं होंगी। और ये जो सीटें हैं ना, ये रिक्लाइनिंग है, यानी कि आप आराम से लेटते हुए भी लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। दोनों ही सीटें हैं बेसिकली। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कप होल्डर्स देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि बॉटल रखने के लिए यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं जो कि दरवाज़ों पर हैं। और सुविधाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों ही सीटों के पीछे आपको मैगजीन होल्डर तो मिलती है, साथ ही यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, लेकिन कोई भी यूएसबी पोर्ट नहीं है। अगर एक कंपनी यूएसबी पोर्ट दे देती, टाइप ए दे देती, तो और ज़्यादा बेटर हो सकता था। इसके अलावा स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर सेम वैसा ही मिलता है जैसा कि आपको सेम पुरानी अर्टिगा में देखने को मिल रहा था। इसके अलावा ऊपर ये आपको सेम वैसे ही ब्लोवर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि पुरानी अर्टिगा में देखने को मिल रहे थे। आगे से हवा ये लेते हैं और पीछे से पास करते हैं। और यहाँ पर आपको ये कंट्रोलर्स भी इसके मिल रहे हैं। अब चलते हैं थर्ड रो वाली पंक्ति पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है या फिर सारी चीज़ें पुराने वेरिएंट जैसे ही देखने को मिलती हैं। 3 लोग यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं अगर आप बिठाना चाहो। और पीछे कितने लोग बैठ सकते हैं, किस साइज़ में बैठ सकते हैं, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वैसे तो सेकंड रो वाली जो सीटें हैं वो 60-40 में फोल्ड हो जाती हैं, लेकिन अगर आप थर्ड रो पर जाना चाहते हैं तो आप इन सीटों को इस तरीके से आगे कर सकते हैं। और तीसरी रो पर जाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इनग्रेस एग्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इसे इस तरीके से पीछे करके आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं खुद अगर करना चाहें। तो पीछे वाली सीटों पर यानी कि थर्ड रो वाली सीटों पर आपको हेडरूम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। 6 फीट का व्यक्ति भी यहाँ बैठ सकता है इजीली। और लेग रूम अगर आप देखोगे तो मुझे तो ठीक ठाक मिल रहा है। हालांकि जिसकी हाइट 5 फीट या 5'1" के आसपास होगी तो उसे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अगर 5.5 फीट से ज़्यादा लंबा व्यक्ति यहाँ पर पीछे बैठेगा तो उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। सुविधा के तौर पर यहाँ पर देखें तो 12 वोल्ट का एक सॉकेट देखने को मिल जाता है, कोई भी यूएसबी पोर्ट नहीं है। 1 लीटर की पानी की बोतल आप दोनों ही बॉटल होल्डर्स पर रख सकते हैं। और साथ ही अगर आप देखोगे तो ये जो क्वार्टर ग्लास है पीछे की तरफ, ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बड़ा है, तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लंबी दूरी की यात्रा पर जो लोग पीछे बैठे हैं उनका दम घुटेगा। अब चलते हैं, बूट ओपन करके देख लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं कितनी जगह देखने को मिलती है। क्योंकि सीएनजी गाड़ी है तो जाहिर सी बात है बूट में कॉम्प्रोमाइज़ तो होता ही है। कोई भी गाड़ी का अगर आप सीएनजी वेरिएंट खरीदते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे तब आपको बता ही देंगे कि फ़ायदा क्या है, लेकिन नुकसान जैसा कि हर सीएनजी गाड़ी में एक समस्या रहती है ना, बूट स्पेस की कमी। ऐसा ही कुछ आपको इसमें भी देखने को मिलता है, लेकिन वो कमी तभी दिखेगी जब आप 7 लोगों का परिवार इस गाड़ी में चल रहा है। पीछे की तरफ जो बूट स्पेस आपको 209 लीटर्स का मिल रहा था अर्टिगा में, वो अब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 60 kg का यहाँ आपको सिलेंडर देखने को मिल जाता है और इसी वजह से बूट स्पेस काफ़ी कम हो गया है। अगर आपको सामान वगैरह रखना है तो आपको बैग काफ़ी ऊंचा पकड़ के ऊंचा उठाकर यहाँ रखना होगा। 2 बैग आप इजीली रख सकते हैं। लेकिन फ़ायदा इसमें एक चीज़ और है, अगर आप 4 लोग जा रहे हैं या 5 लोग जा रहे हैं तो आप तीसरी पंक्ति वाली सीटों को फोल्ड कर सकते हैं, यानी कि आप इस हिसाब से इसे फोल्ड कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस हासिल कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि कितना बूट स्पेस हो गया है। तो अब चलते हैं इस गाड़ी की ड्राइव पर और देखते हैं कि ये गाड़ी सीएनजी वेरिएंट में चलाने में कैसी है। तो अब हम फाइनली चला रहे हैं नई मारुति सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट। अब फेसलिफ्ट मॉडल है तो एक्सटीरियर और इंटीरियर में तो थोड़े बहुत बदलाव कंपनी ने किए हैं, लेकिन अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन में बड़ा बदलाव हुआ है। ये बेसिकली सीएनजी वेरिएंट के साथ है ZXi, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंजन में बड़ा बदलाव इसलिए है क्योंकि इस गाड़ी में अब आपको 1.5 लीटर का K सीरीज़ का यानी कि K15C पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 4 सिलेंडर के साथ आता है। और ये इंजन डुअल जेट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और डुअल जेट टेक्नोलॉजी डालने का मकसद सीधा साफ है मारुति का कि वो अर्टिगा में
फ्यूल एफिशिएंसी को थोड़ा सा बढ़ा दे और साथ ही जो ड्राइवेबिलिटी की जो परफॉर्मेंस है उसे भी थोड़ी सी इन्हेंस कर दे। तो बेसिकली जो K15C इंजन है वो K15B यानी कि पुराने 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के मुकाबले ज़्यादा रिफाइंड भी हो गया है और पुराने इंजन के मुकाबले थोड़े से पावर फिगर्स भी डाउन देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 PS कम हो गया है, 1 न्यूटन मीटर टॉर्क कम हो गया है और अब इसमें आपको मिल जाती है 103 PS की शक्ति और साथ ही 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। अब ये हम चला रहे हैं CNG वेरिएंट, तो CNG वेरिएंट के साथ जाहिर सी बात है इंजन की प्रॉपर ट्यूनिंग यानी कि पावर की जो ट्यूनिंग होती है वो पूरी तरह चेंज हो जाती है, क्योंकि 2 मोड्स पर चलती है, या तो CNG या फिर पेट्रोल। तो CNG मोड पर अगर हम इसे चलाते हैं गाड़ी को, तो प्योर CNG मोड पर ये लगभग आपको 88 PS की शक्ति दे देती है और साथ ही 121.5 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रदान करती है। वहीं अगर आप इसे स्विच करके पेट्रोल मोड पर चला रहे हैं तो ये आपको लगभग 100 PS की शक्ति दे देती है और साथ ही 136 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क जनरेट कर देती है। अब इस गाड़ी के साथ यानी कि इस इंजन के साथ कंपनी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दे रही है और साथ ही 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दे रही है। लेकिन अगर आप CNG वेरिएंट खरीदते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कंपनी ने इसमें नहीं दिया है। इसके अलावा एक चीज़ और, जो अर्टिगा के वेरिएंट्स विदाउट CNG वाले हैं उनमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जा रही है, यानी कि माइल्ड हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है ना, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम वाली, वो आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन CNG मॉडल में आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती है। तो जाहिर सी बात है यार, CNG अब कंपनी ने लगा दिया है, थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज कर दिया है, टेक्निकली स्पेसिफिकेशंस चेंज हुए हैं और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी थोड़ी सी हेर फेर होती है। तो जो स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है वो आपको नॉर्मल जो पेट्रोल मॉडल वाली गाड़ियां हैं उसमें देखने को मिल जाता है और CNG में आपको स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। मारुति सुजुकी अर्टिगा CNG में आपको अगर इंजन स्टार्ट करना है तो जैसा कि टाटा की गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाता है ना, CNG जो वेरिएंट से टाटा टियागो और टिगोर में कि डायरेक्ट CNG पर गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, अर्टिगा में ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी तक नहीं दिया गया है। आपको इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए यानी कि CNG मोड पर भी अगर आपको चलाना है प्रॉपर, तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ पेट्रोल चाहिए होगा। जी हाँ, इसमें आपको थोड़ा पेट्रोल चाहिए होगा। पहले इंजन जो है पेट्रोल पर स्टार्ट होगा, फिर सीधा CNG पर स्विच होगा। तो जैसा कि मुझे लगता है कि कंपनी को कम से कम इसमें वो टेक्नोलॉजी ज़रूर शामिल करनी चाहिए थी। खैर टाटा वो टेक्नोलॉजी लेके आ गया है, मारुति थोड़ा सा पीछे है एक कदम। तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में हो सकता है मारुति भी इस टेक्नोलॉजी पर काम करे। हालांकि इस चीज़ को लेकर मारुति का कहना है कि इससे इंजन की रिलायबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है और ल्यूब्रिकेशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। यानी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आप इसे चलाने जाते हैं तो 2000 RPM से नीचे नीचे ये पेट्रोल मोड पर ही रहती है। करीब 12 PS और 15 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क उस टाइम पे जनरेट कर रही होती है। 2000 RPM से जैसे ही आप इसे ऊपर लेके जाते हो तो वैसे ही ये पेट्रोल से CNG पर स्विच हो जाती है और आप इसे नोटिस भी साफ कर सकते हैं। खास बात तो यह है कि CNG मोड और पेट्रोल मोड पर अगर आप इसे हाईवे पर चला रहे हैं या फिर गलियों में भी चला रहे हैं तो आपको बहुत ही कम फ़र्क देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप एकदम से तेज़ तर्रार रफ्तार बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपको फ़र्क साफ देखने को मिलता है, क्योंकि CNG पर ये उतनी जल्दी से पिकअप लेती हुई नज़र नहीं आती है जितना आपको ये पेट्रोल मोड पर लेती हुई नज़र आ जाएगी। हालांकि अगर आप मिड रेंज में चल रहे हैं तो आप CNG और पेट्रोल के बीच का फ़र्क बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे और आपको बढ़िया परफॉर्मेंस ये देती हुई नज़र आएगी। सबसे खास बात, मारुति सुजुकी ने इसे इंजन के साथ जो लो एंड पेपीनेस है ना उसको बरकरार रखा है और इसी वजह से गाड़ी को सिटी में चलाने के दौरान काफ़ी बढ़िया पंच देखने को मिलता है। इसमें सरप्राइज वाली बात यह है कि अर्टिगा कभी कभार CNG मोड पर सर्टेन सिचुएशंस में तेज़ तर्रार नज़र आती है जब आप इसके CNG मोड पर होते हैं और लो रेव्स में भी हाई गियर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है। फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ नई मारुति अर्टिगा फेसलिफ्ट का वजन लगभग 100 किलोग्राम बढ़ गया है और इसी वजह से इस गाड़ी के सस्पेंशन ड्यूटीज़ में भी बदलाव किए हैं, जिसके चलते आपको जो छोटे मोटे गड्ढे आते हैं ना वहाँ पर गाड़ी चलाते हो तो वहाँ पर आपको ठीक ठाक राइड क्वालिटी देखने को मिल जाती है और साथ ही अगर आपके सामने बड़े गड्ढे भी आ जाते हैं तो वहाँ पर भी एकदम से आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। आप जैसे ही ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक की अगर हम बात कर लेते हैं तो ब्रेकिंग भी
ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको पुराने वेरिएंट अर्टिगा में देखने को मिल रही थी, वैसे ही आपको इसमें भी सेम देखने को मिल जाती है। हालांकि मुझे लगता है ब्रेकिंग में कंपनी थोड़ा सा सुधार ज़रूर कर सकती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें राइड क्वालिटी को लेकर, तो बॉडी रोल की बात कर लेते हैं। तो तेज़ मोड पर अगर आप गाड़ी को मोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बॉडी रोल देखने को मिलता है। स्टीयरिंग का इनपुट काफ़ी बढ़िया है और मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो शिफ्टिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। गियर शिफ्ट ईजिली आप कर सकते हैं और क्लच का ट्रैवल भी है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको ठीक ठाक ट्रैवल देखने को मिल जाता है। और जैसे कि बताया लो रेव्स पर हाई गियर्स का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। माइलेज की बात करें तो कंपनी जैसा कि दावा कर रही है, ये गाड़ी लगभग 26 किलोमीटर प्रति केजी ये आपको माइलेज दे देती है। तो रियल वर्ल्ड कंडीशन के हिसाब से भी माइलेज में किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। आपको सीएनजी पर आराम से 20 से 21 किलोमीटर प्रति किलोग्राम माइलेज मिल जाएगा। थोड़ा ज्यादा भी आप हासिल कर सकते हैं, वो आपकी ड्राइविंग बिहेवियर और गाड़ी में कितना लोड है उस पर डिपेंड करता है। साथ ही अगर हम बात करें तो फुल टैंक सीएनजी पर ये कितना किलोमीटर तक चल जाती है, तो लगभग आपको 180 से 200 किलोमीटर तक की ये रेंज ऑफर कर देती है अगर आप इसे सिर्फ सीएनजी मोड पर चलाते हैं। सीएनजी टैंक की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 60 किलोग्राम का वाटर इक्विवेलेंट सीएनजी टैंक देखने को मिल जाता है और इस सीएनजी टैंक में आप 8 से 10 किलोग्राम तक सीएनजी फिल करवा सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि किस सीएनजी पंप पर कितना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से सीएनजी आप इस टैंक में फिल करवा सकते हैं। और एक बार सीएनजी टैंक फुल करवाने के बाद ना आप लगभग सिर्फ सीएनजी पर 200 किलोमीटर तक की रेंज हासिल कर सकते हैं। मारुति सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट अवतार के साथ भी अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने के लिए कुछ कदम पीछे है। जी हाँ, फीचर्स वाइज, कंफर्ट वाइज देखा जाए तो इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियां हैं उनमें आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा कंफर्ट देखने को मिल रहा है, ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स भी आपको उनमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकलिटी वाइज बात करें या फिर सीएनजी पावर ट्रेन की बात करें तो उन दोनों के साथ ही ना अर्टिगा वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब देखा जाए अर्टिगा सीएनजी वेरिएंट के साथ मिडिल क्लास फैमिली को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें तो आप देख ही रहे हो। हालांकि सीएनजी की कीमतें भी बढ़ रही हैं, लेकिन सीएनजी वेरिएंट के साथ इस गाड़ी का जो माइलेज है ना वो वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करता है। और एक चीज़ और जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कि पेट्रोल मोड और सीएनजी मोड दोनों ही मोड पर गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कम डिफरेंस देती हुई दिखाई देती है। अब भारतीय बाजार में कीमतों की बात कर लेते हैं तो मारुति सुजुकी अर्टिगा यानी कि पेट्रोल मॉडल की अगर हम बात करें तो फेसलिफ्ट वेरिएंट की जो कीमत शुरू होती है वो होती है 8,35,000 रुपये से, जो कि जाती है 12,79,000 रुपये एक्स शोरूम तक। और अगर हम मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी फेसलिफ्ट की बात करें जो कि सिर्फ 2 वेरिएंट्स में आती है, जैसे कि पहले बताया VXI और ZXI, तो VXI वेरिएंट की जो कीमत है वो है लगभग 10,44,000 रुपये एक्स शोरूम और जो ZXI वेरिएंट है उसकी कीमत है 11,54,000 रुपये एक्स शोरूम। अब देखा जाए इस कीमत के साथ ना ये गाड़ी वाकई परफॉर्मेंस के लिहाज से तो आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करती है, लेकिन फीचर्स वाइज थोड़ा सा निराश करती है। हालांकि अगर पेट्रोल मॉडल में आप इसे खरीदने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको XL6 ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि 6 सीटर लेआउट के साथ आती है। नेक्सा डीलरशिप के जरिए बेची जा रही है। 1,60,000 रुपये उस गाड़ी का टॉप एंड मॉडल महंगा है और उस महंगी कीमत के साथ आपको उस गाड़ी में कई सारी चीज़ें ज़्यादा भी देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि नई मारुति सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट सीएनजी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इस गाड़ी का एक डिटेल्ड रिव्यू चाहते हैं।